हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन का डिस्कस करेंगे। देखते हैं, टॉपिक है आज का हम लोग का इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। बात करें तो कोसाइन फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ाई किया जाएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग साइन फंक्शन कर चुके हैं, तो आप एक चीज देखे हैं, वहां पे हमें डोमेन अरेंज करना होगा। और डोमेन और रेंज को कुछ यूं अरेंज करें कि वन ऑन टू पॉसिबल, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल हो जाए तो इन्वर्टिबल होगा। तो चलिए देखते हैं, एक फंक्शन के लिए हम काम करें कोसाइन फंक्शन को। लेट अ फंक्शन if such that r tends to r is defined by fx is equals to cos x। देखिए, हमने क्या किया, एक फंक्शन रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइन किया और उसे इस प्रकार से डिफाइन किया fx is equal to cos x। दैट मीन्स cos such that r tends to r। बट आपको ये पता है कि कोसाइन फंक्शन का जो रेंज होगा -1 होता है। सिंस वी नो दैट रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन इज इक्वल टू -1। कोसाइन फंक्शन का जो रेंज होता है -1, क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो चलिए, अगर एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, r टेंड्स टू -1। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर रियल नंबर्स है, यहाँ पर फिक्स है ओनली -1 to 1। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो ब्लैंक रह जाएंगे। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नंबर्स डिजिट्स का इमेज जो है -1 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। बट हमें क्या चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्टिबल होने के लिए, cos x को इन्वर्टिबल होने के लिए हमें इस फंक्शन को बाइजेक्टिव लाना होगा। तो ध्यान दिए आप, बाइजेक्टिव तभी आप ला सकते हैं जब आप इसके डोमेन को, ये जो डोमेन है रियल नंबर, इसको कुछ इंटरवल्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। कुछ इंटरवल्स के फॉर्म में अगर इसे आप इस चेन को ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग इंटरवल्स को तोड़ देंगे, तो इस प्रकार से जो फंक्शन है बाइजेक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इंटरवल आप लाएंगे कहां से। तो इस इंटरवल को लाने के लिए, ऐसा इंटरवल जिस पर कि ये कोसाइन फंक्शन यानी कॉस फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, उसके लिए आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। मतलब कॉस का, कोसाइन फंक्शन का पहले आपको ग्राफ स्टडी करनी होगी और फिर वहीं ग्राफ से हम लोग इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग काम करें ग्राफ के लिए, फिर उसका वैल्यू यहां हम पुट कर लेंगे। देखिए, अब हम लोग यूज करेंगे ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन का हम लोग ग्राफ पे काम करते हैं। ग्राफ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरवल डिटरमाइन हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, टॉपिक होगा ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग कोसाइन फंक्शन के ग्राफ के लिए कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करें। आइए देखिए, तो कितना इजी है।
ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। देखिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, fx इज इक्वल टू y पुट करना होगा। लेट if such that x tends to y and fx defined by cos x, therefore cos x is equal to y। क्लियर ना y। आप यहां से पॉइंट को प्लॉटिंग करने के लिए कुछ वैल्यू निकाल लीजिए जिस पर ये डिफाइंड हो। इस बार हम लोग केवल रेडियल मेजर ही फाइंड करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने रेडियल के साथ साथ डिग्री मेजर भी लिखा था ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, बट इस बार मैं केवल रेडियल मेजर लिखूंगा। देखिए वैल्यू x वैल्यू y। अब आप x वैल्यू पुट कीजिए रियल नंबर के अकॉर्डिंग। आप x का वैल्यू पुट करेंगे, x सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड y आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर। अब वैल्यू पुट कीजिए आप। x आपको पता है cos 0 का वैल्यू 1। क्लियर। फिर इसके बाद पाई बाय 6 लिखेंगे, पाई बाय 4, पाई बाय 2, नेक्स्ट सॉरी पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2, नेक्स्ट 2 पाई बाय 3, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6 एंड पाई। अगला होता है थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, यानी कि अगला क्वाड्रेंट होगा 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, ओके 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2। अगला होता है 2 पाई माइनस थीटा, 5 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6, लास्ट 2 पाई। देखिए इतना का ही हम प्लस का भी और माइनस का भी दोनों निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ केवल हम अभी प्लस का ही काम करेंगे, माइनस का हम लोग बाद में काम करेंगे। चलिए देखिए अब एक काम किया जाए, वैल्यू नोट कीजिए। देखिए पाई अपॉन 6 का वैल्यू कितना होता है कॉस में? कॉस में पाई अपॉन 6 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2, फाइनली 0। पाई बाय 2 का वैल्यू 0। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है बाबू? देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इसमें प्लस होता है, कॉस माइनस एंड कॉस प्लस। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और यहां से यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट है और यहां से यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और यहां से यहां तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। बस वैल्यू रखते जाए। देखिए तो ये सब माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन 2 -1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड -1। नेक्स्ट आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर यहां से माइनस मिलेगा, -√3 अपॉन 2 -1 अपॉन रूट 2 -1 अपॉन 2 0 एंड नेक्स्ट प्लस हो जाएगा फोर्थ में 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 एंड फाइनली 1। ओके अब चलिए ग्राफ ड्रॉ किया जाए। पॉइंट को प्लॉटिंग करके ग्राफ ड्रॉ करें, बहुत इजी है ग्राफ ड्रॉ करना। आइए हम यहां से एक एक्सिस लेंगे, वन एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वन एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए यहां से प्लॉटिंग करें हम, एक्स एंड वाई हमने एक्सिस कर दिया। देखिए कितने पॉइंट्स हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी 12 13 14 15 16 को वैल्यू। चलिए पॉइंट प्लॉटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उतना ही माइनस में भी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए इधर नंबरिंग किया जाए, ये नंबरिंग हो गया। चलिए प्लॉटिंग के नंबर देखिए, ये 0 हुआ, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6 एंड लास्टली पाई। फिर आगे बढ़िए, 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2 एंड आगे बढ़िए, 5 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6 एंड लास्टली 2 पाई। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, माइनस में ही सेम वैल्यू, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 3, ओके, 3 पाई अपॉन 4, 5 पाई अपॉन 6, नेक्स्ट पाई, फिर 7 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 4, 4 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 3, 7 पाई अपॉन 4, 11 पाई अपॉन 6 एंड लास्ट 2 पाई। बड़े ध्यान दीजिएगा, ये सारे वैल्यू पॉजिटिव और ये लेफ्ट साइड है, इसका आंसर इसका वैल्यू नेगेटिव। और देखिए वैल्यू ऑफ मैक्सिमम क्या क्या है, 1 है, 1/2 है, -1/2, -1 0 और √3/2। लगभग हम लोग अप्रोक्स वैल्यू इसको पुट करेंगे। तो देखिए हम 1 को यहां ले लेते हैं एंड 1 को नीचे हम यहां ले लेते हैं, ये हाफ कर देते हैं और ये हाफ कर देते हैं। चलिए आपको प्लॉटिंग करें पॉइंट का, देखिए 0 1 x0 y1 आपका वैल्यू यहां है। फिर आइए पाई अपॉन 6 √3/2, पाई अपॉन 6 √3/2 अप्रोक्स बीच का मिडिल का वैल्यू होगा एंड पाई अपॉन 4 1/√2, ये थोड़ा इससे कम, अप्रोक्स हाफ से बड़ा, हाफ से ग्रेटर देन होगा एंड 1 से लेस देन होगा। यूं कहें तो √3/2 से भी लेस वैल्यू होगा। आगे है 1/2, पाई अपॉन 3 का वैल्यू 1/2 एंड लास्ट पाई अपॉन 2। यहां आपका पाई अपॉन 2 पर वैल्यू जो है 0 हो गया। फिर आगे आइए -1/2, -1/2 और इसका वैल्यू -1/√3 एंड इसका वैल्यू -√3/2 और इसका वैल्यू -1। ओके, आगे बढ़िए। फिर 7 पाई अपॉन 6 पे जाइए, यहां से वैल्यू -√3/2 और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√2 और इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपका √3, सॉरी 4π/3 का वैल्यू कितना है, 4π/3 देखिए यहाँ पे -1/2 अप्रोक्स हमने लिया एंड 3π/2 का वैल्यू 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो हाफ, यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये पहले हमें हाफ मिलता है, फिर मिलता है 1/√2, सम मोर देन वैल्यू ऑफ हाफ एंड सम मोर देन वैल्यू ऑफ 1/√2 एंड लास्ट वैल्यू 1। ओके, सेम प्रोसेस इधर भी आप पॉइंट कीजिएगा, लेकिन अभी आपको ये जानना होगा कि नेगेटिव में इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा
cos का निगेटिव में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज आप क्लास 11 में पढ़े हैं cos माइनस थीटा ओनली cos थीटा, नो चेंज, सेम वैल्यू। तो देखिए फिर 0 का वैल्यू यही हो जाएगा 0 to the 1 एंड इसका वैल्यू √3 होगा। ओके, और इसका वैल्यू सम लेस देन ऑफ √3 अपॉन 2 एंड पाई बाय 3 का वैल्यू इक्वल टू हाफ एंड पाई अपॉन 2 का वैल्यू 0। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर 2 पाई अपॉन 3 वैल्यू -1 अपॉन 2 समथिंग -1 अपॉन √2 समथिंग, यहां पूछ लेते हैं -1 अपॉन √2 एंड यहां लेंगे कुछ समथिंग, फाइनली पाई का वैल्यू जो होगा ओनली -1। आगे नेक्स्ट, फिर देखिए 7 पाई अपॉन 6 माइनस √3 समथिंग, यहां ओके एंड माइनस पाई 5 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन -1 अपॉन √2 समथिंग एल्स एंड फाइनली 1 अपॉन 2 समथिंग। ये हुआ √3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 और ये हो जाएगा ये आपका 1 अपॉन 2 एंड 3 पाई अपॉन 2 का वो 0 वैल्यू। आगे बढ़ेंगे 5 पाई अपॉन 3 1 अपॉन 2 ऊपर 1 अपॉन 2 something more value and √3 upon 2 and last 1 प्लॉटिंग कर दिए। अब आप इन्हें एक साथ मिलाइए तो देखिए क्या बनता है। ध्यान दीजिए, आपको अलग अलग पार्ट्स यहां अलग अलग कर्व में कट पा रहे हैं। देखिए डिफरेंट कर्व्स हमें मिल गए। एक पॉइंट देखिए 1 2 पाई, इसका वैल्यू -1 पाई -1। देखिए यहां से यहां तक का इंटरवल जो मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है वैल्यू, यहां देखिए 0 और यहां मिल गया पाई, 0 to पाई। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम इसको ज्वाइन कर दें तो हमें नेक्स्ट इंटरवल कितना मिलता है, पाई टू 2 पाई टेंस टू -1 और ये टेंस टू -1। यहां से यहां तक का जो वैल्यू है 1 लोअर वैल्यू -1 अपर वैल्यू 1, मतलब इस इंटरवल पर जितने वैल्यू होंगे जो रेंज हमारा वो आपको कोसाइन फंक्शन का -1 जो कि डिफाइन है पहले से। अब देखिए फिर जब हम लोग यहां से यहां तक इंटरवल आएंगे तो -1 से ये 1 तक का सफर पूरा करता है कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका भी लिमिट -1 टेंस टू इंटरवल -1। हाँ प्रीवियस में भी देखें हम लोग तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का जो इंटरवल बन रहा है -पाई टू 0, इसका भी जो वैल्यू है रेंज का, यानी कि जो y का वैल्यू है y का वैल्यू 1 -1 बिकॉज -पाई -1। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको इंटरवल का यहां से यहां तक का बात करें -2 पाई -पाई, ध्यान दीजिएगा अगर यहां से यहां तक का इंटरवल का बात करें -2 पाई -पाई टेंस टू -1
ध्यान दीजिए कि जितने भी कर्व्स को डिफरेंट कर्व को अगर हम कट करते हैं तो सबके लिए कोसाइन फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है। यानी कि एक देखिए, एक इसके लिए डिफाइन हो गया और एक इसके लिए डिफाइन हो गया और एक इसके लिए भी डिफाइन हो गया और नेक्स्ट इसके लिए भी डिफाइन हो गया। इसके साथ ही अगर आप इस ग्राफ को और बढ़ाते जाएंगे आगे तो ये और इंटरवल बढ़ता जाएगा। क्लियर? एक और खास बात, यहां जितना भी इंटरवल आपको मिल रहा है प्रत्येक इंटरवल के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? पाई हर जगह। यानी अगर नेक्स्ट हमें फाइंड करना हो तो पाई ऐड करेंगे, अब प्रीवियस फाइंड करना हो इंटरवल का प्रीवियस पॉइंट लिमिट तो हमें पाई माइनस करना होगा। कहीं भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब इसके बाद का जो इंटरवल होगा 2 पाई टू 3 पाई होगा। ठीक है? क्लियर? यानी ग्राफ से आप क्या देखेंगे, ग्राफ से बहुत से इंटरवल्स मिल गए। देखिए क्या इंटरवल मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला। इन सारे इंटरवल्स के लिए कोसाइन फंक्शन बाइजेक्टिव हो रहा है। क्लियर? सारे फंक्शंस के लिए जो कोसाइन फंक्शन है बाइजेक्टिव, यानी कि सब पर कोसाइन फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी इन्वर्टिबल होगा सब पर। तो चलिए इसको एक हम लैंग्वेज दे दें, आप लोग इसे नोट कर लेंगे ना ग्राफ को, आप लोग इसे नोट कीजिए ताकि आपको इंटरवल के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें, आपका आंसर यहां भी सही होगा, यहां भी सही होगा, इस इंटरवल में भी सही होगा, इस इंटरवल का भी आंसर सही होगा, इस इंटरवल का, यानी कि जितने भी इंटरवल्स है ना सब में कोसाइन का वैल्यू सही होगा। बट कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यू तो उसके लिए आपको ये इंटरवल चाहिए 0 to पाई टेंस टू -1। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसके अलावा ये जितने भी हैं ये सब जनरल ब्रांच है। इन सभी के लिए कोसाइन फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो सही होगा, 100% करेक्ट होगा। बट प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो आप इन सब में कहीं इंटरवल में आंसर नहीं देंगे, जब भी देंगे तो बस इसी इंटरवल में आंसर देंगे। क्लियर? तो चलिए मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, आगे का प्रोसेस दिखा जाए। तो ग्राफ क्लियर होगा हम लोग को। अब इंटरवल के बारे में दो शब्द लिख लें। देयरफॉर कोसाइन फंक्शन cos such that r tends to -1 with the bijective function for each intervals कौन कौन यहां से लिख लेते हैं -2 पाई 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 0 0 पाई पाई 2 पाई etc. So okay, therefore cosine function with invertible for flowing conditions देखिए आपका जितने भी इंटरवल है सबके लिए आपका जो कोसाइन फंक्शन होगा इन्वर्टिबल होगा, जैसे कि -2 पाई पाई टेंस टू -1 ओके। ऐसे इन सारे इंटरवल्स को लिख लें। सारे इंटरवल्स को इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब इन सभी इंटरवल्स के लिए कोसाइन फंक्शन जो है हमारा इन्वर्टिबल होगा। किसी फंक्शन के लिए हमारा आंसर जो होगा
वो 100% सही होगा। देखिए -पाई 0 -1 1 0 पाई -1 1 पाई 2 पाई -1 1 ओके। इन सभी के लिए इनवर्टिबल है, क्लियर। बट अब हम लोग यहाँ एक काम करेंगे, साइन फंक्शन में तो इंटरवल कर लिया, सभी क्या है अभी हमारे पास सब बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है बाबू, इस कारण से ये क्या है इनवर्टिबल है। हमने तो बाइजेक्टिव डाले, इनवर्स में सबको इनवर्टिबल बना लिया। अब एक काम करते हैं, जरा इसको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लें कोसाइन फंक्शन को, अर्थात फाइनली इस पर हम कॉस इनवर्स को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इन सभी के लिए कोसाइन फंक्शन इनवर्टिबल है, सभी इंटरवल्स के लिए, क्लियर। देखिए कोसाइन फंक्शन के इनवर्स को कॉस इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे एक पॉइंट बना दीजिए, इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन डिनोटेड बाय cos inverse, okay, that is if f such that x tends to y and fx is equal to cos x, y is equal to cos x, therefore cos inverse cos inverse y is equal to x such that y tends to x। ये तो आपको पढ़ाया गया है, जब भी इनवर्स होगा डोमेन रेंज चेंज हो जाते हैं, यानी कि फंक्शन f का डोमेन उसके इनवर्स का कोडोमेन यानी कि रेंज हो जाएगा, और जो इसका रेंज होता है इसका डोमेन बन जाता है। दैट मींस cos inverse such that y tends to x, clear, according to the domain range corresponding change। आइए आगे काम करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग को प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है, बहुत से क्लासेस में प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। हम यहां निकाल के देखेंगे, बहुत इजी है हमारे लिए। आइए निकालते हैं, cos इनवर्स cos x, देखिए जरा cos इनवर्स cos x, वैल्यू पुट कीजिए तो cos इनवर्स cos x का वैल्यू कितना है y, और cos इनवर्स y का वैल्यू कितना है x। देखिए यहां पे x, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारा क्या आ गया x, क्लियर ना। नेक्स्ट सेकंड जो आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में, cos इनवर्स y cos, ठीक है, तो cos इनवर्स y का वैल्यू x पुट कीजिए, और cos x का वैल्यू यहां पे वो जो थीटा है वही आपका रिजल्टेंट वैल्यू, क्लियर। तो चलिए हम लोग अब जरा इंटरवल्स की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि हम लोगों ने cos x का इंटरवल कर लिया है, तो cos x का इंटरवल्स वैल्यू को हम लोग देख लें। ये तो बात समझ में आ गया आप लोगों को इनवर्स के बारे में, कोसाइन फंक्शन के इनवर्स क्या होगा। नाउ therefore cos inverse x such that, अभी जो हमने पीछे इंटरवल्स को देखा 1 1 tends to -2 pi -pi, okay, cos inverse x
1 टेंस टू माइनस पाई 0. Next, cos inverse x such that minus 1 tends to 0 to pi. Next, cos inverse such that minus 1 tends to pi to pi and so on. इन सभी के लिए cos जो है इन्वर्टिबल है, cos इनवर्स पॉसिबल है for all x belongs to minus 1. क्लियर? सभी के लिए आंसर सही होगा. जो इनवर्स का वैल्यू आएगा इसमें पॉसिबल होगा, इसमें पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, सबके लिए सही आंसर है. बट आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन को प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है तो आप इस ब्रांच को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ये जितने भी हमने यहाँ पे ब्रांचेज को लिखा है ये सब जनरल ब्रांच है. और 0 to सॉरी मिस्टेक हो गया है, जीरो टू पाई के लिए कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. क्लियर? तो अगला पॉइंट बना देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. A branch of cos inverse having range 0 to pi is called principal value branch. Okay, the value of cos inverse x lying 0 to pi is called प्रिंसिपल वैल्यू. साथ ही जो इसका वैल्यू होगा दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू y एंड y बिलोंग्स करना चाहिए 0 टू पाई. तो इस y के वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा. तो ये आपका y होगा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा. ओके, यहां तक क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को समझ लिए, इनवर्स को समझ लिए, यानी यू कहें तो cos कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन क्लियर हो गया. अब हम लोग इस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज बुक में आ सकते हैं. चलिए देखिए, अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आएंगे. जैसे cos इनवर्स के साथ कुछ थीटा रहेगा, कोई वैल्यू रहेगा, रियल नंबर रहेगा और आपको उसको थीटा के रेस्पेक्ट में यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा. एग्जांपल नंबर 1 cos इनवर्स 1/2. अब देखिए इसका यदि सॉल्यूशन करना है आपको, देखिए बहुत आसान है. cos इनवर्स 1/2 मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया. cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आया था बाबू? x आया था. तो देखिए cos किससे कैंसिल होगा? इनवर्स है तो cos से ही कैंसिल होगा. तो हमें क्या करना होगा? ये देखना होगा कि cos में कितने रेडियन का वैल्यू 1/2 होता है. आपको पता है कितने रेडियन का होता है? π/6. cos π/6. cos cancel out, finally π/6 which belongs to 0 to pi. क्लियर? अब देखो सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेंगे cos इनवर्स -√3/2. हाँ, माइनस का थोड़ा अलग पंगा होगा यहाँ पे. देखिए अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं cos इनवर्स -√3/2 cos इनवर्स, ध्यान दीजिएगा माइनस तो ठीक है, cos π/3.
सॉरी यहाँ पे पाई अपॉन 3 होगा कॉस में, और यहां पर आपका पाई अपॉन 6 होगा। ओके, अब आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो आप तो माइनस लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बस इतना ही बताया गया है 0 to पाई, नहीं इससे बाहर होना चाहिए, कहीं आप पॉसिबल नहीं बाहर ले जाना। तो आप देखिए cos माइनस, ये भी तो आपको पता है ना कि cos माइनस थीटा केवल cos थीटा हो, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि अंदर माइनस ले जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो अब आप यहां देखिए कि कौन से इंटरवल में cos नेगेटिव होता है, तो cos 0 से पाई तक वैरी करता है, इतना ही तक, नीचे नहीं जाता है cos। तो आपको पता है कि इसमें cos प्लस होता है और इसमें cos माइनस होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा का, होता है ना। सेकेंड पॉइंट पाई माइनस थीटा क्लास 11th में था, बस सिंपल है, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई अपॉन 6, यू कहे बच्चों। तो अपने सिंपल से भाषा में cos में नेगेटिव जब ही दिखाई दे उसके थीटा को आप पाई में से माइनस कीजिए अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रूल। अब आप आराम से माइनस कीजिए और आपका ये देखिए रिजल्ट आ गया, ये देखिए आया cos इनवर्स cos 5 पाई अपॉन 6 फाइनली cos कैंसिल 5 पाई अपॉन 6, दिस बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक, ये तो था डायरेक्ट cos से। अब cos का रिलेशन sin से, tan से, sec से, cosec से, किसी से भी आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे cos इनवर्स sin पाई अपॉन 3, तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन करने का बहुत तरीका है, बट सिंपल सा हम लोग वे यूज करेंगे cos इनवर्स sin पाई अपॉन 3, cos इनवर्स sin पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होता है 1/2, एंड आपको पता है √3/2 होता है पाई अपॉन 3 का वैल्यू। अब ये देखिए √3/2 cos में पाई अपॉन 6 का वैल्यू होता है, cos कैंसिल पाई अपॉन 6, आंसर which is belongs to 0 to पाई। ओके, ये भी था आसान क्वेश्चन। अब कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन इसे आप लोग नोट करेंगे, और आप लोग एक्सरसाइज 2.1 बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने साइन के लिए दे दिया, अब यहाँ मैंने कॉस के लिए दे दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं tan का फॉर्मूला दे दूंगा, इस प्रकार से cot से cosec, यानी कि और आपको 4 रह गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन आ सकता है, अगला टाइप क्या आ सकता है आपके लिए। ये देखिए, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए cos इनवर्स 1/cosec पाई अपॉन 3। अब लीजिए हुआ टेंशन, ये 1/, लग गया तो टेंशन क्या है भाई, बहुत इजी है। देखिए cos इनवर्स 1/cosec मींस हो गया sin, फिर तो यही क्वेश्चन हो गया cos इनवर्स sin का वैल्यू आपका √3/2 का, एंड फाइनली cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6 हो गया, रिजल्ट आपका पाई अपॉन 6 आ गया। बहुत से टाइप क्वेश्चन जाएंगे और आपको वर्क करना, कहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, मतलब बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, वही काम है आपको वर्क करते जाना है। चलिए अब जरा एक काम कर लेते हैं, डोमेन फाइंड करना। डोमेन कोसाइन फंक्शन के लिए कभी क्वेश्चन में डोमेन को भी डिटरमाइन करना हो सकता है, जैसे कि क्लास 11 में था कोसाइन के लिए, बट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कोसाइन के इनवर्स के लिए डोमेन को फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ
कोसाइन फंक्शन। ओके, चलिए इसे हम क्वेश्चन ले लें। लेट f इनवर्स x cos इनवर्स 2x माइनस 1, हमने 2x माइनस 1 ले लिया। अब इसके लिए आपको डोमेन फाइंड करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से काम करेंगे। सॉल्यूशन प्रोसेस समझिए, कुछ नहीं करना है, सिंस आपको पता है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है बाबू, -1 1, पता है कितना, -1 1, क्लियर। That implies x greater than equal to -1 and less than equal to 1. Greater than equal to -1, less than equal to 1. Clear? अब आप पुट करिए, therefore for domain of cos inverse 2x minus 1, अब ध्यान दीजिए, यहाँ x तो यहाँ x, अब यहाँ 2x माइनस 1 तो यहाँ भी 2x माइनस 1। satisfy this condition, 2x minus 1 greater than equal to -1 less than equal to 1, क्लियर ना। अब आप एक काम कीजिए, आपको पता है डोमेन तब लिख सकते हैं हम जब यहाँ x बट यहाँ तो 2x माइनस 1, अभी का है इसे रिस्ट्राइट करके x तक ले जाइए, क्या करिए, रिस्ट्राइट करके x तक ले जाइए। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ आपको 1 ऐड करना होगा, क्योंकि हम सब में हम 1 को ऐड कर दें ताकि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। देखिए 1 1 कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 2x। फाइनली अब आप 2 से सब में डिवाइड कीजिए, तो ये 0 और यहाँ x और यहाँ 1, फाइनली मिल गया, x आ गया 0 1 रेस्पेक्ट टू 0 1, therefore domain is equal to 0 to 1। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जहां आपको डोमेन फाइंड करना हो, बहुत सारा है, पहले cos इनवर्स x का डोमेन लिखिए और उसके बाद cos इनवर्स जिस पर डिफाइंड होता है वो वैल्यू आप पुट करिए, ठीक है, और नेक्स्ट काम करिए उसको रिस्ट्राइट करिए, इसको रिस्ट्राइट करके वापस x तक ले जाइए। x तक कैसे ले जाएंगे, जो ऐड है से सब्ट्रैक्ट है तो ऐड किए, ऐड का सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई तो सेम नंबर से काम करेंगे, सब में करेंगे, इस प्रकार से रिस्ट्राइट होके 0 1 हुआ, ये आपका डोमेन। तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की पढ़ाई करेंगे।